किसी एक दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली थी, इंसान अब रोबोट्स बनाकर उनसे ही डरने लगे थे। इसी एक दुनिया में चल रही थी दो लोगों की प्रेम कहानी। आशना और पूरब एक दूसरे को पिछले 6 साल से जानते थे। उन दोनों को एक दूसरे से बेहद प्यार था और वो एक दूसरे के बिना जीने के नहीं जी सकते थे। पूरब ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था, मगर आशना अपनी माँ के साथ पली बड़ी थी। आशना की पहली बार पूरब से मुलाकात उनके कॉलेज में हुई थी, जहां पूरब बास्केटबॉल का मैच खेलने आया था। आशना पहली बार में पूरब को चाहने लगी थी। वह जानबूझकर पूरब से मिलने के बहाने ढूंढती। धीरे धीरे पूरब भी आशना को चाहने लगा और इस तरह आशना और पूरब की कहानी शुरू हुई। आशना की मां रेणुका भी पूरब को अपने बेटे की तरह मानती थी। आशना रोबोट्स की रिसर्च वाली स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी और पूरब भी एक जॉब करके अपने सपने पूरे कर रहा था। जिंदगी अच्छी चल रही थी, मगर तभी एक मुसीबत ने दस्तक दी। आशना को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से पता चला कि रोबोट्स को गलत इस्तेमाल करके कोड ए, जिसका असली नाम किसी को नहीं पता था, कोड ए के बारे में आशना को सिर्फ इतनी जानकारी मिली थी कि वह रोबोट्स का इस्तेमाल करके इंसानी दुनिया को खत्म करना चाहता था। आशना शाम को पूरब से मिली और उसने सब पूरब को बताया। यह रोबोट से मुझे सख्त नफरत है। इनके अंदर इंसानों के इमोशंस नहीं होते, और फिर जिन इंसानों ने इन्हें बनाया, ये उन्हें ही खत्म करना चाहते हैं। पूरब आशना की तरफ देख के मुस्कुराया और बोला, हो सकता है कि कोड एक कोई इंसान हो और रोबोट से यह सब करवा रहा हो। फिर इसमें रोबोट्स में की क्या गलती? आशना ने मुंह फुलाकर पूरब की तरफ देखा, क्योंकि पूरब ने उसकी हां में हां नहीं मिलाई। पूरब हंसा और प्यार से बोला, आशु, मुंह मत फुलाओ। तुम्हारी बात भी सही हो सकती है। बस जो भी काम कर रही हो उसमें अपना ख्याल जरूर रखना, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए। आशना मुस्कुराई और उसने पूरब को गले लगाया। अगले दिन पूरब ने आशना को जन्मदिन की बधाई दी और उसे शाम को घर आने को कहा, ताकि वह पार्टी कर सके। आशना ने पूरब से वादा किया कि वह पूरी कोशिश करेगी। रिसर्च सेंटर में काम करते वक्त एकदम से आशना और उसके साथ के ऑफिशियल्स को पता लगा कि यूनियन रोड पे एक नूडल स्टॉल में नूडल्स खाने की वजह से 5 लोगों को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। आशना बहुत डर गई, क्योंकि पूरब का घर भी यूनियन रोड पर था और शायद पूरब भी नूडल्स मंगवा सकता था, क्योंकि उसने घर पर आशना की जन्मदिन की पार्टी रखी थी। आशना बाकी ऑफिशियल्स के साथ जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल पहुंची और वहां जाके उन्हें पता लगा कि वो 5 के 5 लोग बच नहीं पाए। उन 5ओं के शरीर को बाहर लाया गया। तभी एकदम से आशना को फोन आया, जिसे देख के उसकी जान में जान आई। आशना को पूरब का फोन आया और उसने अपने मोहल्ले में हुए हादसे के बारे में आशना को बताया। आशना ने उसे पूछा कि उसने तो कोई नूडल्स नहीं खाए, जिस पर पूरब ने बताया ने उसे कहा था कि उसे न्यू नूडल्स ट्राई करने चाहिए, पर उसे समय ही नहीं मिला। आशना ने राहत की सांस ली और भगवान का शुक्र किया। शाम को आशना, रेणुका और पूरब ने इकट्ठे आशना का जन्मदिन मनाया। आशना बोली, ये आज जो भी हुआ इसमें सारी गलती उन रोबोट्स की थी। हमने सीसीटीवी फुटेज देखी थी और ये काम जरूर किसी रोबोट का था जो इंसान के रूप में नूडल्स बेच रहा था। अच्छी तरह देखने पे हमने उसकी नूडल्स बनाने की स्पीड, आंखों का रंग देखा जो लाल था, और इस बात का सबूत था कि वह एक रोबोट ही था। सच में यह रोबोट्स कितने कठोर होते हैं। इनमें क्या कोई इमोशंस या जमीर नहीं होता क्या? उन निर्दोष लोगों की आखिर क्या गलती थी? और फिर अगर पूरब भी उनमें से एक होता तो मैं क्या करती? इतना बोलते हुए आशना की आंखों में आंसू आ गए और उसे गुस्सा आने लगा। पूरब ने प्यार से आशना को शांत किया और प्यार से समझाया, आशना, गुस्से से कुछ नहीं होगा। तुम लोग आगे से ध्यान रखना अपना भी और बाकी लोगों का भी। तुम तो मेरी स्ट्रांग आशु हो, जो किसी से नहीं डरती। तो अब यह आंखों से आंसू पूछो और मुझे जल्दी से हंसकर दिखाओ। इतना कहकर पूरब ने प्यार से आशना का माथा चूमा और आशना ने भी प्यारी से स्माइल देकर पूरब की तरफ देखा। 2 दिन बाद रिसर्च सेंटर के कुछ ऑफिशियल्स को खबर मिली कि उन पर शायद कभी रोबोट्स का हमला हो सकता है। अब सारे ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी थी कि वह सब लोगों को सुरक्षित और सही सलामत रखें। आशना ने घर आकर सारी बात अपनी मां को बताई
और अपनी मां को सबसे पहले अपने बारे में सोचने को कहा। रेणुका डर गई, मगर आशना ने अपनी मां से वादा मांगा कि अगर उसे हमले के दौरान कुछ हुआ भी तो भी रेणुका पहले अपने बारे में और फिर पूरब के बारे में सोचेगी। उसने अपनी मां से कहा कि उसके लिए उसकी मां और पूरब से जरूरी कुछ नहीं था। रात के वक्त जब पूरब आशना से उसके घर मिलने आया तो आशना ने उसे सारी बात बताई और उसका ध्यान रखने को कहा। पूरब ने आशना को समझाया कि उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि उसे पूरब के लिए जीना था। आशना ने प्यार से पूरब का हाथ चूमते हुए कहा, तुम सलामत रहो, या मैं बात तो एक ही है ना। पूरब ने आंखों में पानी भरकर आशना से वादा मांगा कि वह अपना ख्याल रखेगी। अगले दिन आशना पूरी तरह से तैयार थी और वह रिसर्च सेंटर पहुंची, जहां उसे एक नई जानकारी मिली कि असल में कोड ए एक एंटीडोट की तलाश में था, जिसकी वजह से वह यह सब कर रहा था। कोड ए को यह एंटीडोट किसी भी हालत में नहीं मिलना चाहिए था। रिसर्च सेंटर के ऑफिशियल्स जल्दी से पूरब के घर पहुंचे, जहां उन्हें रेणुका भी मिली। पूरब घर से निकलने वाला था कि तभी हर्षित, जो एक एक पुराना रोबोट रिसर्च सेंटर का ऑफिशियल के साथ साथ एक साइंटिस्ट भी था, उसने पूरब को रोका। पूरब नहीं रुका और उसने हर्षित को हटने को कहा, मगर हर्षित नहीं माना। हर्षित ने पूरब को रोकने की कोशिश की और उसे बाहर के हालात समझाने की कोशिश की, मगर पूरब नहीं माना और बोला, चाहे मैं आपकी तरह एक ऑफिशियल नहीं हूं, मगर मैं आशना को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी आंसू को कुछ हुआ तो मैं उसके बिना अपनी जिंदगी सोच नहीं पाऊंगा। अपने माता पिता को भी एक दिन मैंने ऐसे ही जाने दिया था और उन्होंने मुझे इंतजार करने को कहा था, मगर ना तो वह कभी लौटे और ना मेरा इंतजार कभी खत्म हुआ। अब मैं आशना का इंतजार करने की हिम्मत नहीं रख पाऊंगा, मुझे जाने दो। हर्षित ने फिर से पूरब को समझाना चाहा, मगर पूरब हर्षित को धक्का देकर वहां से निकल गया। रेणुका ने जल्दी से हर्षित को उठाया और उसे समझाया कि पूरब आशना के लिए खुद की कुर्बानी देने को भी तैयार था। पूरब जल्दी से आशना को ढूंढने के लिए रिसर्च सेंटर पहुंचा, मगर वहां पे सारे डॉक्टर्स और ऑफिशियल्स जल्दी जल्दी में रोबोट्स से लड़ने के लिए रेडी हो रहे थे। रेणुका ने आशना को फोन करके बताया कि पूरब उसे ढूंढने के लिए घर से चला गया है। आशना की धड़कन एकदम से तेज हो गई और वह पूरब की चिंता करने लगी। आशना ने रिसर्च सेंटर में कांटेक्ट करने की कोशिश की और किस्मत से पूरब जहां खड़ा था वहीं उसके पास एक वोकी टॉकी गिरा हुआ था। पूरब ने वह उठाया और आशना को उसकी आवाज से पहचान लिया। आशना घबराई हुई बोली, प्लीज सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो पूरब को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। वह घर से भाग गया है, मैं भी उसे ढूंढ रही हूं और आपको भी उसकी फोटो भेज देती हूं। प्लीज, उसकी जान बचाना बहुत जरूरी है, वह भी एक नॉर्मल सिटीजन है। पूरब यह सब सुनकर रोते हुए बोला, ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं रिसर्च सेंटर में हूं और तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। आशना पूरब को पहचान कर बोली, पागल हो तुम। पूरब, तुमने ये सब क्यों किया? हां, ये जानते हुए भी कि यहां कितना खतरा है। घर जाओ जल्दी। पूरब मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे अलावा और किसके लिए जीऊंगा मैं? तो तुम ही एक वजह बची हो, इसीलिए तुम्हारे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मैं ना भी बच पाया तब भी मुझे सुकून मिलेगा कि मुझे तुम्हारे बिना नहीं जीना पड़ेगा। आशना की आंखों में आंसू आ गए और वह गुस्से में बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पूरब, तुम खतरा नहीं समझ रहे हो। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट समझो, घर जाओ। यह बोलते ही एकदम से रिसर्च सेंटर में एक धमाका हुआ और सब तरफ चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पूरब के वोकी टॉकी का कनेक्शन टूट गया और आशना हेलो हेलो कहती, पर आगे से कोई जवाब नहीं आया। आशना डर गया और जल्दी से रिसर्च सेंटर की तरफ गाड़ी लेकर जाने लगी। एकदम से धमाके का धुआं हटने के बाद पूरब को कोडे का असली चेहरा दिखा, जो एक इंसान था और उसका चेहरा आशना से बहुत मिलता था। और वह एक ज्यादा उम्र का इंसान था जिसने काले कपड़े डाले थे और उसके पीछे काला धुआं उठ रहा था। कोड एक पूरब के पास आया और ऊंची ऊंची हंसने लगा। उसने पूरब से कहा, पहचाना मुझे पूरब, मैं तुम्हारा ससुर जिसकी बेटी से तुम इतना प्यार करते हो।
ऐसे ही कल तुम्हारे पिता श्रवण मेरे सामने गिरे पड़े थे, मगर और वह राज खोलने से पहले ही मर गए। पूरब हैरान हुआ और उसने कोड ए से उसका नाम पूछा। वो आदमी बोला, मैं आलोक शर्मा हूं, आशना का पिता, जिसको किसी ने कभी ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। तुम्हारे पिता और मैंने एक स्पेशल रोबोटिक सॉल्यूशन बनाया था जो तुम्हारे पिता ने गदारी से कहीं छुपा दिया, जो मुझे अब पता लग चुका है कि तुम्हारे ही खून में इन्फ्यूज्ड है। वैसे तो यह खबर मुझसे पहले उस हर्षित को पता लग गई थी, मगर तुमने उसकी सुनी ही नहीं, क्योंकि तुम मेरी बेटी के प्यार हो चुके थे। अब पूरब को समझ आया कि हर्षित उसे क्यों रोक रहा था। आलोक बोला, तुम्हारे पिता ने तुम्हारा अच्छा इस्तेमाल किया, मगर मेरी बेटी ने तुम्हें फंसाकर और भी बढ़िया किया। मेरी बेटी मेरी तरह कॉन्फिडेंट और निडर है और उसे किसी चीज का कोई डर नहीं है। वह मेरे साथ इस दुनिया पे राज करेगी और अपनी मां की तरह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। यह बोलकर आलोक हंसने लगा और उसने अपने रोबोट्स को ऑर्डर देकर पूरब को खूब पिटवाया। आशना रिसर्च सेंटर पहुंची और वह आलोक को देखकर बहुत हैरान हुई। अब उसे समझ आया कि कोडे कोई और नहीं, उसके ही पिता थे, जो रोबोट से बेहद प्यार करते थे और जिस एंटीडोट को वह ढूंढ रहे थे, वह एंटीडोट हर्षित के मुताबिक श्रवण ने अपने बेटे के ब्लड के अंदर इन्फ्यूज कर दिया था। पूरब का ही ब्लड था। आशना पूरब को बचाने के लिए भागी, मगर उसे आलोक के रोबोट्स ने पकड़ लिया। आशना चिल्लाने लगी, पर रिसर्च सेंटर के सारे ऑफिशियल्स पहले ही रोबोट्स के हाथों मारे जा चुके थे। पूरब बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसका बहुत खून भी बह चुका था। आलोक हंसते हुए पूरब की तरफ चाकू लेकर बढ़ा और बोला, अब तुम्हें मार कर कर मैं तुम्हारे शरीर से सारा खून निकालकर उस एंटीडोट का इस्तेमाल करके सारी दुनिया पे राज करूंगा। वक्त आ गया है कि तुम अब अपने पिता के पास जाकर आराम करो। आलोक जैसे ही चाकू पूरब की गर्दन पर मारने लगा, तभी एकदम से आशना रोबोट से अपना हाथ छुड़ाकर पूरब के आगे आ गई। आशना आलोक के आगे गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज पूरब को मत मरना, चाहे तो मेरी जान ले लो, मगर प्लीज मेरे पूरब को कुछ मत करना। पापा, आज तक मैं सोचती थी कि आप एक अच्छे इंसान हैं, मगर मुझे आपकी असलियत नहीं पता थी। प्लीज पूरब को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी।